डॉक्टर साहब टू अवर देसी टाइम स्टूडियो। तो सर, जैसे कि कोविड टाइम्स चल रहा है, फर्स्ट लेयर चली गई, सेकंड लेयर भी चली गई, थर्ड लेयर आने को है, तो पोस्ट कोविड सिम्टम्स में ब्लैक फंगस ज़्यादा देखी जा रही है। तो ब्लैक फंगस के सर क्या कारण हैं, क्या उपचार हैं, कैसे हम इनको इलाज कर सकते हैं, कैसे हम इनसे बचाव कर सकते हैं, थोड़ा सा सर आप इसमें हमें बताइए। धन्यवाद। सबसे पहले हम बताएंगे ब्लैक फंगस क्या होता है। क्या है कि जो फंगस एक तरह का कीटाणु है, जैसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं कीटाणु, इसी तरह से फंगस भी एक तरह का कीटाणु है। और ये सारे कीटाणु प्रायः हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास चारों तरफ, स्किन के ऊपर भी और वैसे भी होते हैं, लेकिन आमतौर पे ये हमारे साथ ही रहते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन यदि किसी का मान लो इम्यूनिटी लेवल कम है और किसी भी कारण से उसकी शरीर की रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो उन पे ये अटैक कर जाते हैं। ये आमतौर पे स्पोर के तरह से घूमते हैं, लेकिन इम्यूनिटी कम होने पर ही अपने फंगस के असली रूप में आ जाते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो हमारी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता वो ठीक होनी चाहिए। और ये जो अभी कोरोना वायरस हुआ है, तो कोरोना वायरस के कारण रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जो कि किसी भी वायरस इन्फेक्शन में कम हो जाती है। लेकिन कोरोना वायरस के कारण डायबिटीज़ का लेवल भी बढ़ जाता है। तो एक तो वायरस के कारण, दूसरे आमतौर पे डायबिटीज़ के लेवल बढ़ने के कारण, और तीसरा स्टीरॉयड दवाइयों का प्रयोग होता है। तो इन सब कारणों से रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तथा फंगस अटैक कर जाता है। जी सर, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इम्यून सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। तो इसमें जो लक्षण में आता है, प्रायः आँख के आसपास भारीपन नजर आएगा, क्योंकि साइनस तथा ऑर्बिट, इनमें इन्फेक्शन के कारण ऐसा होता है। तो और जो ऑर्बिट होता है, जहाँ आँख, जिस जगह आंख स्थापित होती है उस जगह को ऑर्बिट कहते हैं। और नाक के आसपास जो हवा जाने के साइनस होते हैं, उनको में भी ये फंगस आ जाता है। तो सबसे पहले प्रायः नाक के रास्ते से यह जाता है साइनस में, और साइनस से बाद ऑर्बिट में, और ऑर्बिट के बाद ये ब्रेन की तरफ चला जाता है। जब साइनस में फंगल इन्फेक्शन है, तो उस टाइम क्या होगा कि नाक रुक जाएगी, ब्लॉकेड हो जाएगा, जुखाम टाइप चीज़ हो जाएगी, आँख के आसपास भारीपन हो जाएगा। इसके बाद ये, और इसी तरह से नाक से काफ़ी ज़्यादा भी डिस्चार्ज आने लग जाएगा। जब ये ऑर्बिट में पहुंचता है तो आँख में सूजन आ जाएगी, और सूजन के साथ साथ हो सकता है आँख का जो इधर उधर मूवमेंट होती है वो बंद हो जाए, और साथ ही दिखना कम हो जाएगा। इसके अलावा आँख के बाहर स्किन के ऊपर या मुंह के अंदर काले निशान पड़ जाते हैं। इसी कारण से इसे ब्लैक फंगस कहते हैं, क्योंकि ये फंगस ब्लैक कलर का होता है। म्यूकोरमाइकोसिस इसका नाम होता है। और जब ये ब्रेन में पहुंच जाता है तो बेहोशी सी छा सकती है, या और भी आँख की नाड़ियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, जिससे कि आँख इधर उधर मूवमेंट करना बंद कर देगी और दिखना कम हो जाएगा, और बेहोशी छाने के बाद व्यक्ति की डेथ तक हो सकती है। अतः इसको समय पर पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद की स्टेजेस में इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, जैसे आपने कहा कि ब्रेन में पहुंच जाता है, तो ब्रेन में अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन के अदर एरियाज में भी? हाँ बिल्कुल, ब्रेन के, क्योंकि ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। तो जैसे ब्रेन पे इफेक्ट होता है, तो ब्रेन क्या होता है, वो हमारे कंट्रोलिंग ऑर्गन है, जो कि आप, हाँ, जो एक, तो किसी भी बिल्कुल मतलब उस ऑर्गन के पॉइंट पे वो अफेक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि क्योंकि ब्रेन के द्वारा ही हम क्या खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, हर चीज़ ब्रेन से ही चलती है। तो इस तरह से ब्रेन का डेड हो जाने का मतलब है डेड, पूरी बॉडी का डेड हो जाना, कोमा में जा सकते हैं, फैटल भी हो सकता है। जी सर, एक बात और बताइए, जैसे कि एक आंख में देखा गया या दोनों आंखों में भी साइमल्टेनियसली? प्रायः एक आंख में ही होता है, लेकिन बाद में दूसरी आंख में भी हो सकता है। तो ये है, लेकिन ज्यादातर देखा यही गया कि एक साइड में ही होता है। ये भी देखा गया है सर कि जिसमें होता है, मतलब उस पूरी आंख को ही निकाल दिया जाता है। क्या होता है कि वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन्स है,
एम्फोटेरिसिन, जिसकी की शॉर्टेज भी हो गई थी। तो कई बार तो ये दवा मिलती नहीं है, मिलती है तो जो एंटी फंगल मेडिसिन है, जितनी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे इफेक्टिव है उतनी अभी तक इफेक्टिव एंटी फंगल नहीं आ पाई है, क्योंकि फंगस बहुत सारे हैं और हर मेडिसिन के लिए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल यूज़ होते हैं, लेकिन एंटी फंगल्स जो है काफ़ी स्लो इफेक्ट होता है जी। जैसे बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबायोटिक्स है उनका काफ़ी फास्ट इफेक्ट होता है, लेकिन एंटी फंगस का स्लो इफेक्ट होता है। इस कारण से इतना ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, और जब फंगस के कारण बॉडी के पार्ट्स गलने लग जाते हैं, जैसे यहाँ पे आँख गलने लग जाती है, तो फिर उसको निकाल कर ना सिर्फ आँख तो चलो जाती ही है, लेकिन यह है कि शरीर को, जान को बचाने के लिए वो गला हुआ पार्ट निकालना पड़ता है। तो ये सर श्योरिटी है कि जब हम उस पर्सन की आँख निकाल देंगे तो कोई भी जो है फंगस नहीं रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है अभी भी, कि बावजूद आँख निकालने के बावजूद साइनसेस के भी सारा डिब्राइडमेंट करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, एंटी फंगल लोकली भी लगाते हैं, सिस्टेमिकली भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने अभी बताया, अभी एंटी फंगल्स अभी तक पूरे कारगर अभी रिसर्च नहीं हो पाई है। तो इसी कारण से कई बार फिर भी ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि जो फंगस के कारण जो टॉक्सीमिया होता है शरीर पे, जो उसका विष का प्रभाव होता है, तो उस टॉक्सीमिया के कारण भी आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। ठीक है सर, तो बचाव के लिए सर? हाँ, इस बीमारी में बजाय इलाज के बचाव ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो वैसे तो ये पहले भी होता था ब्लैक फंगस, लेकिन अब कोविड के कारण कुछ काफ़ी ज़्यादा हो गया। कारण ये कि जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, इम्यूनिटी कम हो जाती है वायरस के कारण, डायबिटीज़ लेवल बढ़ने के कारण, तथा स्टेरॉइड इस्तेमाल होने के कारण। तो सबसे पहला बचाव तो यही है, हम कोरोना से अपने आप को बचाव करके रखें। उसके लिए जो रूटीन चीज़, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं कि मास्क लगाना, 2 मीटर की दूरी रखना, डिस्टेंस मेंटेन करना, और हर तरह से बचत रखना, आइसोलेशन है, और जो लोग हैं उनसे दूर रहना। और सेकेंडली जो समस्या इसलिए आई कि डायबिटीज़ जो स्टीरॉइड्स है, स्टीरॉइड्स इस्तेमाल के कारण इम्यूनिटी कम हुई, और स्टीरॉइड्स का भी क्या था कि लोगों ने बजाय डॉक्टरी इलाज के, बजाय डॉक्टरी राय के, घर पर ही या जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर से उनसे स्टीरॉइड लेने शुरू कर दिए, और स्टीरॉइड्स के कारण शरीर की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो गई। तो वह फंगस या वह वायरस तो शायद इतना नुकसान ना करता, इम्यूनिटी कम होने के कारण उस फंगस ने या उस वायरस ने ज़्यादा नुकसान किया, तथा ये नुकसान हुआ। इसी तरह से जैसे कोरोना के कारण भी तथा स्टीरॉइड के उपयोग के कारण भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो कई पेशेंट्स में हमने ये देखा कि उन्होंने ब्लड शुगर लेवल की तरफ, उन्होंने या उनके जो चिकित्सक थे, उन्होंने ब्लड शुगर लेवल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और इस कारण से फंगस ने ज़्यादा अटैक किया तथा नुकसान ज़्यादा हुआ। था बचाव के लिए यही है कि सबसे पहले तो कोरोना ना हो, इसके लिए कोशिश करें, और यदि हो गया है तो योग्य चिकित्सक से इलाज कराएं। ये नहीं कि भाई सेल्फ मेडिकेशन ना करें, भी मेरे पड़ोसी ने ये दवाई खाई थी वो ठीक हो गया, या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या फेसबुक व्हाट्सएप पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जारी हो रहे हैं काफी मैसेजेस, बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान ना दें, और उचित जो भी डॉक्टर हैं आपके, उनके द्वारा ही उचित इलाज कराएं, वरना ज़्यादा नुकसान जो गलत इलाज हुआ है उससे भी काफ़ी ब्लैक फंगस वाला नुकसान हुआ है। जी धन्यवाद सर। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि कोविड टाइम्स में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं, तो वो मोबाइल्स का, कंप्यूटर स्क्रीन्स का, सोशल मीडिया पर ध्यान देना, टीवी स्क्रीन्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो एज आई स्पेशलिस्ट आपसे सलाह करेंगे सर, मशवरा लेंगे आपका कि आप बताइए कि कैसे बच्चों की आंखों का बचाव किया जाए, क्योंकि इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो बचाव बताइए सर, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मायोपिया का काफ़ी शिकार हो रहे हैं, नियर आई साइटनेस, फार आई साइटनेस ये ज़्यादा हो रही है सर, इसके बारे में बताइए। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना ने लगभग 1.5 साल हो गया, पूरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी है पूरी दुनिया की, और इसमें वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, ये सारे ही बड़े ज़रूरी हो गए हैं, और ख़ास तौर से स्टडी फ्रॉम होम, क्योंकि पढ़ाई के बिना भी काम नहीं चलता, और स्कूल कॉलेज आप जा नहीं सकते। तो इसके लिए एक तो ये है कि जहाँ तक हो सके मोबाइल पे ना पढ़ें,
क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, फ़ॉन्ट्स छोटे होते हैं, आँख पर जोर ज़्यादा पड़ता है। हो सके तो टैब या लैपटॉप से ही स्टडी करें, और वो भी एक प्रॉपर फ़ॉन्ट्स का करके, ताकि ज़्यादा छोटे फ़ॉन्ट्स ना हो। और चाहे कोरोना टाइम है, चाहे बाद में भी, कुछ तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जो कि हमेशा ही लेनी है। उनमें एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करते रहें, अर्थात पलक झपकाते रहें। क्योंकि पलक झपकाने से चाहे कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन रेस्ट मिल जाता है आँखों को, और वो आँखों के लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा हो सके तो 20-25 मिनट बाद 5-4 मिनट का ब्रेक लगा लें। और स्क्रीन का भी लेट के ना पढ़ें। कई लोगों को जैसे लेट के मोबाइल देख रहे हैं, लेट के टैब वगैरह देख रहे हैं, तो लेट के ना करें। और बैठकर भी करते हैं तो स्क्रीन का लेवल आपकी आंख के लेवल से थोड़ा नीचे की तरफ ही हो, ज़्यादा ऊंचा ना हो। क्योंकि यदि ज़्यादा ऊंचा लेवल रहेगा तो आंख ज़्यादा देर खुली रहेगी, ज़्यादा देर खुली रहेगी तो आंख में ड्राइनेस के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। अतः इन सब सावधानियां करें। साथ ही मॉइस्चराइज़र आई ड्रॉप्स होती हैं, जैसे कि CMC होती है, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, तो इनको 1 या 2 बार हर कोई डाले तो भी आँख का बचत रहेगी। ठीक है सर। और जब बच्चे, छोटे बच्चे कई बार हमारे घर पे भी हैं तो बोल देते हैं कि आँखों में दर्द हो रहा है थोड़ा सा, या सिर में भारीपन हो रहा है, तो सर ये किस चीज़ के सिम्टम्स? तो ये दोनों बातें हैं। आँखों के ज़्यादा टीवी, ज़्यादा मोबाइल देखने से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है उनकी आई साइट वीक हो, जो कि चेकअप नहीं कराया, क्योंकि आमतौर पे हम लोग नहीं चेकअप कराते हैं जब तक कोई समस्या ना बताए बच्चा। तो इसलिए मतलब हो सके तो एक बार जब बच्चा 5-6 साल का हो गया है, आई साइट ज़रूर चेक करा लें। क्योंकि बच्चों में और एक कंडीशन होती है एम्ब्लायोपिया। इसमें क्या होता है कि एक आँख तो ठीक होती है, लेकिन एक आँख कमज़ोर होती है। क्योंकि एक आँख ठीक है तो बच्चा दोनों आँख से काम चलाता रहता है, लेकिन कई बार काफ़ी 10, 15, 20, 25 साल की उम्र तक भी नहीं पता चलता है कि हमारी एक आँख कमज़ोर हो चुकी है। हाँ जी। और जब तक पता चलता है तब तक हम कुछ कर नहीं पाते हैं। यही कंडीशन मान लो एम्ब्लायोपिया वाली छोटे बच्चों में टाइम पे पता चल जाती है तो उसका ट्रीटमेंट संभव है, लेकिन बाद में ट्रीटमेंट संभव नहीं है। जी ठीक है सर। सर आप काफ़ी सालों से सिरसा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपके हॉस्पिटल्स में नई नई फैसिलिटीज़ भी होंगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हमारा हॉस्पिटल जो है, हम 2 हॉस्पिटल हैं हमारे, प्रवीण आई हॉस्पिटल एंड एडवांस लेसिक लेज़र सेंटर। तो जो एडवांस लेसिक लेज़र सेंटर है, वहाँ हमने जो कि लेटेस्ट इंटरनेशनल लेवल पर जो लेटेस्ट मशीन्स हैं वो हमने लाई हुए हैं। जैसे कि रिसेंटली हमने एक स्माइल, चश्मा उतारने की स्माइल नाम की मशीन लगाई है, जो कि हरियाणा में पहली तथा एकमात्र है। इस मशीन की सुविधा केवल चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर है, लेकिन हरियाणा में इवन बठिंडा, गंगानगर, आसपास काफ़ी दूर तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसी तरह से और भी हमारे पास जैसे चश्मा उतारने के मेल 90 नाम की एक्साइमर लेज़र मशीन है, और आँख के अंदर लेंस फिट करने के लिए लेटेस्ट दूर पास के लेंस होते हैं, जिन्हें मल्टीफोकल लेंस बोलते हैं, टोरिक लेंस बोलते हैं, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ विजन लेंसेज बोलते हैं। तो इस तरह से और भी हमारे पास काफ़ी सारी सुविधाएं हैं जो कि बहुत कम अस्पतालों में ऐसी मिलती है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपने हम सबको आँखों की देखभाल के बारे में बताया, बच्चों की आँखों की देखभाल के बारे में बताया, बड़ों की आँखों में हम कैसे ख्याल रख सकते हैं, ब्लैक फंगस से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए सर आप हमारी जैसी टाइम्स में आए, आपका मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू।